बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सज़ा हुई, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, सिटिंग वज़ीर आज़म को इससे ज़्यादा मुख्तसर सज़ा कभी इससे पहले नहीं हुई। इस तरह की तारीख रकम की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने NRO के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करते हुए तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरे, और इस पे अदालत ने उनको सज़ा दी, और वो थी कुछ सेकंड्स की। हम उस वक्त मौजूद थे गैलरी में सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े दिलचस्प मनाजिर भी थे जिस तरह से फैसला पढ़ा गया। और फैसले में ये कहा गया कि NRO के हुक्म के फैसला पैरा 178 की क्लियर वाज़े तौर पर हुक्म उदूली की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, और वज़ीर आज़म ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, ये भी कोर्ट ने कहा। सज़ा याफ्ता हमारी तहवील में रहा, यानी वो जो चंद सेकंड वहाँ पे रहे वज़ीर आज़म, उनके हवाले से कहा गया, और अदालत का मजाक उड़ाया गया, ये भी अदालत ने कहा अपने हुक्म में। ये भी कहा कि सज़ा के संजीदा असरात हो सकते हैं, ताबरखास्त अदालत कैद की सज़ा दी जाती है। सज़ा के असरात में 63(1)G के संजीदा असरात भी मुरतब हो सकते हैं, ये अदालत का कहना था। 63(1)G के संजीदा असरात की वजह से कम सजा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन था। इस दौरान वजीर आजम के चेहरे पर मुस्कुराहट तो रही, लेकिन उनकी टांगें जो है वो मुस्तकिल वो हिलाते रहे, और कुछ मुस्तरब नजर आए वजीर आजम पाकिस्तान। उनके दो साहबजादे भी कोर्ट रूम में थे, जनाब एतजाज एहसन साहब थे, तमाम तीन वज़राए आला थे, पार्लिमानी रहनुमा थे जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार थे, मुनीर औरकज़ई साहब थे जो कि फाटा के पार्लिमानी लीडर हैं, और इसी तरह से जो एलाइज थे उनके ANP के सरकर्दा रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे, बिलोर साहब भी थे, वफाकी काबीना भी थी, जनाब कमर जमान कायरा, इसके अलावा मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, और जिसका आप नाम लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन मेजॉरिटी उसके अंदर हमें नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अराकीन सूबाई असेंबली की, जो कि वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मुख्तलिफ इसके सियासी पहलू देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने अदालती बहस तो सुनी होगी, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन है उनकी बात तो सुनी होगी। एक जो उस वक्त इंप्रेशन मिला वो ये था कि 63(1)G के तहत क्या वजीर आजम जो है वो उनको सज़ा हो गई, अब उसके बाद वो मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। हमें याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम में ये मामला डिस्कस किया था, जिसमें जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब भी इस प्रोग्राम में थे, और जस्टिस तारिक साहब भी थे। उन सब का ये कहना था, और अभी भी आज भी हमारी कोर्ट के बाहर लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 63(1)G के लिए रेफरेंस दायर करना पड़ेगा, और ये रेफरेंस कोई भी, एनीबडी, कोई शख्स भी, कोई पार्लियामेंटेरियन हो सकता है, कोई बाहर का आदमी हो सकता है जो स्पीकर से ये दरख्वास्त कर सकता है कि ये सज़ा याफ्ता शख्स हैं, लिहाजा इनको वजीर आजम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्पीकर इसके ऊपर अपना फैसला कर सकती हैं, और उसके बाद वो इस पूरी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती हैं, जो कि उनको आइन या जो कवायद व ज़वाबित हैं वो ये कहते हैं कि वो 30 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। क्या ये मामला लटक जाएगा? इसके सियासी असरात क्या होंगे? इसके जो वैसे असरात हैं वो क्या हैं? आईनी बहरान इस वक्त है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं वजीर आजम मुस्ताफी हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि वजीर आजम को मुस्ताफी खुद हो जाना चाहिए। क्या इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान साहब, और स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मेरीन अनवर राजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगी जैसा कि उन्होंने कहा है थोड़ी देर के बाद, और इसके अलावा भी हम जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल और पोलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। अनवर मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करूंगी कि ये आपको क्या लगता है, ये 63(1)G को किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि मुख्तलिफ बातें जो है वो कोर्ट रूम के अंदर और बाहर हो रही थी, इस हवाले से आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल किया। बहरहाल जहाँ तक के ताल्लुक़ है 63(1)G का, ये तो बड़ा वाज़े है, और इसके अंदर मेरे ख्याल में मज़ीद कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जो मसला है वो ये नहीं है कि 63(1)G का क्या इफेक्ट है, मसला है 63(2) का और 62(3) का। 63(2) जो है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई इबाम हो as to whether a person has been convicted or not,
जो स्पीकर साहिबा हैं या स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के, वो डिटर्मिन करेंगे इस बात पे कि क्या को कन्विक्शन हुई है या कन्विक्शन नहीं हुई है। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि कन्विक्शन हुई है तो उस सूरत में वो भेज देंगे इसको इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर वो 90 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या उनको रिमूव किया जाए या ना किया जाए ना। ये दो अलग अलग चीजें दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर क्वेश्चन फिर ये आता है वापस आकर कि 63(1)G का रेफरेंस दिया है अपने ऑर्डर के अंदर, और 63(1)G का जब रेफरेंस दिया है अपने ऑर्डर के अंदर तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बताई है कि ये जो है वो कन्विक्ट कर दिए गए हैं अंडर 63(1)G। ना क्या क्वेश्चन फिर ये आता है कि क्या वो जो स्पीकर हैं, विल शी सिट ओवर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और नॉट? कैन शी सिट ओवर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? मुझे बड़े तकलीफ हुई बल्कि इस बात की जब ये अटॉर्नी जनरल साहब ने आके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठेंगी आकर जो स्पीकर साहिबा हैं, he will decide whether the Supreme Court acted in accordance with the Constitution or not। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसलिए कि कानून ये कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिटर्मिनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है। जो लेजिस्लेशन का काम है वो लेजिस्लेचर के पास है, दैट इज द नेशनल असेंबली। अच्छा खान साहब एक बड़ा, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन 2-3 बड़े दिलचस्प सवालात हैं इसके अंदर जो कि ज़ाहिर आवाम जानना भी चाहते हैं। वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सज़ा के असरात में 63(1)G के संजीदा असरात हो सकते हैं, इसी वजह से हमने सज़ा कम दी। और हमने खुद भी सुना कि उन्होंने ये कहा कि इसको हम कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि इसके बहुत संजीदा असरात मुरतब हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और मुल्क के हवाले से। सो इसका वो क्या सज़ा दे सकते थे जो कि कोर्ट ने अभी तक नहीं दी इस प्रोसेस के अंदर? 6 महीने सजा का इशू नहीं है जी, क्योंकि ये अल्फाज लिखना जो है ये बड़ी मान्यत है कि हम दे सकते थे सजा, मगर चूंकि इसकी मज़ारात जो हैं इस सजा के वो बहुत ही सीरियस हैं। मतलब अगर कन्विक्शन हो गई है उसके मज़ारात जो हैं वो सीरियस है। सीरियस क्या है कि वो MNA नहीं रहेंगे, सीरियस ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और सीरियस ये है कि उनको 5 साल तक उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी। ये 3 चीजें बहुत वजाहत के साथ वो कह सकते थे, मगर उन्होंने ये चीज नहीं कही इसलिए कि ये लिमिटेड स्कोप था इस का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था। उन्होंने इसलिए ये वजाहत नहीं की, आगे नहीं कहे इससे। मगर जब ये महज इतना लिखना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैराहे में अगर आप पढ़ें तो वो बड़ी क्लियर है, और वो क्लियरिटी ये है कि उसके 3 है कि एक तो MNA नहीं रहेंगे, और अगर MNA नहीं रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और आइंदा के लिए 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ते। ये उसके असरात हैं। लेकिन सर ये जो अब ये रेफरेंस भेजना पड़ेगा स्पीकर के पास, जो अभी डिसीजन आया है इसकी नजर में अब रेफरेंस दायर करना पड़ेगा। कोई भी शख्स, पाकिस्तानी शहरी भी, कोई भी आदमी या पार्लियामेंटेरियन जो है वो स्पीकर से इस्तदा करेंगे कि चूंकि इनको सजा हो गई लिहाजा ये वजीर आजम अब नहीं है, ऐसा है? देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रेफरेंस देना उस वक्त पड़ेगा जब मैंने 63(2) का जिक्र किया आपसे, तो 63(2) का मतलब यह है कि अगर कोई इबाम हो कि क्या इनको कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई है तो उस सूरत में रेफरेंस जाएगा उधर। मेरा अपना मानना यह है कि नहीं, ये डायरेक्टली जा सकता है इलेक्शन कमीशन के पास, इसलिए कि इसमें इबाम नहीं है कोई। उन्होंने 63(1)G के अंदर सजा दी है। सर आप हमारे साथ रहिएगा, सदीकुल फारूक साहब को भी हम इसमें बहस में शामिल करते हैं। सदीकुल फारूक साहब, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अभी मियाँ साहब का भी इंटरव्यू हमने देखा, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है बहुत वाज़े तौर पे, नए इलेक्शंस की भी बात की है और बाकी भी। ऐसा नहीं लगता कि ये सारी गेम सेट थी, ये होना था, फिर उसके बाद जो भी सज़ा है उसके बाद इलेक्शन एक टाइम पे होना था, वरना इससे पहले भी ये सब कुछ वज़ीर आज़म का हटाने का मुतालबा, मुस्ताफ़ी करने का मुतालबा जब फ़र्द जुर्म आयद हुई थी PMLN कर सकती थी। क्या इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अनवर मंसूर साहब ने कही कि आप रेफरेंस दायर करने की पोजीशन में हैं, क्या आपका कोई मेंबर इस वक्त कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में रेफरेंस दायर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, इसमें एक तो आपने बात की
بات یہ ہے کہ انور منصور صاحب نے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ اس میں سزا کے حوالے سے کوئی ابہام ہے ہی نہیں. تو جب ابہام نہیں ہے تو یہ براہ راست فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا سکتا ہے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے ہی ایک جج بھی ہیں ایکٹنگ، تو وہ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اگر یہ بات اس پوائنٹ پر آ گئی کہ کسی شہری یا کسی پارلیمنٹیرین نے یہ ریفرنس دائر کرنا ہے تو مسلم لیگ نو اپنی قانونی ٹیم سے مشورے کے بعد یہ اگر if it is in the fitness of things کہ وہ رزلٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے عام انتخابات کا، تو پھر ہم ضرور جائیں گے. لیکن جب قائد محترم یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ میری مثال آپ دیکھ لیں کہ میں جیت گیا عدالتی جنگ سے، بحال ہو گیا، لیکن جب اس وقت ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن بن گئی تھی صدر اور سب میں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. بین ہی یہ صورتحال اس وقت ہے. اب وہ صدر مملکت جس کا کام سیاست میں ملوث ہونا نہیں ہے، وہ براہ راست متنازع سیاست میں ملوث ہے، ان پر کالا دھن سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنے کا صدر صاحب کو تو بھی چھوڑ دینا. ابھی تو وزیر اعظم کا مسئلہ ہے نا، وزیر اعظم نے کو سزا ہو گئی. یہ ایک دوسرے سے آپ کی پارٹی فوری طور پر کیا کر سکتی تھی؟ کیونکہ سب کو پتا تھا، اگر ہم جیسے جرنلسٹوں کو پتا تھا کہ سزا ہونی ہے تو آپ کو بھی یہ پتا ہوگا، تو آپ نے ابھی تک کوئی درخواست کیوں نہیں دی؟ اچھا، میں صدیق الفاظ صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں. شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب سے میں کل لائن ڈراپ ہوئی ہے ہماری. جی آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک درخواست دی کیوں نہیں؟ درخواست دی یعنی ہم فیصلے کو پریزیوم کر لیں، پہلے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ فیصلہ یہ آئے گا اور پہلے سے ایک درخواست دائر کر دیں. میاں صاحب فوراً ٹی وی پہ تو آ گئے. سر میاں صاحب فوراً ٹی وی پہ آ گئے. میاں صاحب فیصلے کے بعد آئے. صحیح. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے پہلے سے درخواست کیوں نہیں دی؟ نہیں، پہلے سے درخواست کی بات نہیں کری. اب تک کیا اپڈیٹ ہے؟ ابھی تک تو سامنے کچھ نہیں آیا. تحریری طور پر فیصلے کا دینا، ابھی جہاں کہیں فرض کریں کوئی ابہام اگر ہے، ابھی انہیں اپیل کا مشورہ دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے اپیل کا حق وزیر اعظم کا فی الحال ہے، تو یہ پروسیس مکمل تو ہونے دیں. ٹھیک. اچھا صدیق صاحب، میرے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، پھر وہ ہو گیا جس کے لیے آپ کہہ رہے تھے بار بار، کیونکہ کنوکشن تو ہو گئی پرائم منسٹر کو، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہوں گے وہ؟ اگر کوئی شرم ہے، اگر اس ملک میں کوئی عزت نفس ہے، اگر اس ملک کا کوئی وقار ہے، اگر 18 کروڑ لوگوں کی ناک نہیں کٹوانی تو ان کو استعفی ہی دینا ہے. اگر انہوں نے خود بھی خوار ہونا ہے، جمہوریت کو بھی ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اور کر لیں، پھر اس کے نتیجے کے لیے بھی تیار ہیں. آج باپ بیٹا ایک ہی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، ایک ANF کی کورٹ میں پیش ہوا ہے، ایک سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہے، تو پھر اس کا فیصلہ مانیں. ایک آدمی نے کہا فلانا بندہ بڑا اسلام پسند ہے، اس نے کہا اسلام پسند تو ہے، مسلمان نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ وہ جمہوریت پسند ہے لیکن جمہوریت پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوں، اور یہ گیم میں نہیں دیکھتا، میں بالکل نہیں دیکھتا. میرے نزدیک یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر، اس کا فیوچر ختم ہو چکا ہے. دیر ول بی اے نیو پرائم منسٹر اگر انہوں نے سسٹم کو چلانا ہے. ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شیخ صاحب. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی صدر صاحب لینڈ انہوں نے کرنا ہے کراچی سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ بھی ہولڈ کرنی ہے جس میں سارے اتحادی بھی ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے PMLN کیا کرے گی؟ کیونکہ چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، بائیک آؤٹ کر دیں گے سیشن کا. ابھی تک کی یہ صورتحال ہے. کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے 1-2 دن کے اندر اس کے اوپر کافی اپڈیٹ ہو سکتی ہے؟ کس قسم کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہو سکتی ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، 2 چیزیں میں آپ کے پروگرام میں بھی یہ رو چکا ہوں کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ مال کمانے میں لگے رہے. میں نے جب ان کو کہا الیکشن کمشنر بنا لو، انہوں نے سمجھا یہ ایسے ہی بے پر کیوں اڑاتا ہے. آج یہ بھیک مانگیں گے چودھری نثار سے الیکشن کمشنر کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر 30 دن یہ لے بھی گئے تو پہلے ہفتے میں ہی الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دے گا. سیکنڈلی، نواز شریف کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایک موقع ملا نواز شریف کو دوبارہ بٹھائے. اگر وہ پھر کوئی ایسا غلط فیصلہ کر دیتے ہیں اور عدالت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، جیسے مجھے یقین ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے،